नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, अब आज करेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास की बात करेंगे और ये क्लास नंबर आपका 9 नंबर रहेगा। और इस क्लास में दोस्तों हम 15 लाजवाब क्वेश्चंस करेंगे जो आपके वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न भी रहेंगे और संभावित प्रश्न भी रहेंगे। और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्लास करेंगे। जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सभी क्लासेस चल रही हैं जिनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आई बटन पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लासेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक क्लासेज जो यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में 30 में से 30 नंबर लाना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोगों को कमेंट करके ध्यानपूर्वक बताना है और फीडबैक करना है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ये MP टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, 2022 में पूछा गया प्रश्न था कि कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, पास से दूर की ओर बढ़ना, या सरल से कठिन की ओर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त आपने शिक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा, लेकिन पास से दूर की ओर बढ़ना यह शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़ कर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो बालक बालिकाओं की जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसका विकास करने के लिए जो प्रभावी तरीका सबसे कम बताना है। यानी एक ऑप्शन होगा जो सबसे कम होगा और बाकी सारे उससे अधिक होंगे। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति को ध्यान देना है। तो संवाद में मौखिक होता है, बातचीत करना, अपने अनुभव का वर्णन करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन व्याकरण आधारित संरचना का अगर अभ्यास हो रहा तो यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति की कम हो रही है। इससे ज़्यादा मौखिक अभिव्यक्ति में अपने अनुभवों का वर्णन करें, बातचीत करें, संवाद अदायगी, ये सारे चीज़ें मौखिक अभिव्यक्ति विकास करने के लिए आपको सबसे प्रभावी होंगे ज़्यादा, लेकिन सबसे कम प्रभावी होगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। इसके बाद अगला प्रश्न है जो भी आपके MP टेट में आया हुआ प्रश्न है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है यह जानना। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, क्या जानना होता है कि बच्चे ने कितना पाठ पढ़ रहे हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अगली कक्षा में उन्नत करना है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, किसके जानने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मूल्यांकन का उद्देश्य कि बच्चे कैसे सीखते हैं। जब आप पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, या आप स्वयं सोचिए कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है। मूल्यांकन यही होता है कि इसने 10 नंबर में 8 नंबर प्राप्त किए, 7 नंबर, वो नंबर नहीं होते हैं। वो आपको ये पता चलता बच्चे कैसे सीखते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे कैसे सीखते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप लोगों के स्क्रीन पर कि वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खालिस्तान स्तर पर देखी जाती है और खालिस्तान होती है। चेतन और स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध, अचेतन स्वाभाविक, सचेतन कालबद्ध। आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वाणी और लेखन में मूल अंतर क्या होता है कि लिखित भाषा में सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा में सचेतन रूप में देखा जाता है और कालबद्ध होती है। काल मतलब समय। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, आपके एग्जाम की वजह से 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या होगा। अब उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं और इनमें क्या करना, मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने का तरीका आपको बताना है। प्रश्न पूछेंगे, परिचर्चा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यह सभी होगा। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर में जो बालक बालिकाएं बच्चे हैं, अगर उनको मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करना है तो सर्वाधिक तरीका आपके शिक्षक के रूप में क्या होगा, प्रश्न पूछना भी होगा, परिचर्चा करना भी होगा और प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी होगा। अर्थात ये सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग नीचे जो है कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं
और सभी लोग जानते हैं कि हमारी हिंदी के टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। तो टॉपर नोट्स जिनको भी प्राप्त करना है व्हाट्सएप करना है आपको, व्हाट्सएप नंबर सभी को पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो ऑलरेडी आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिनको नहीं पता इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ पे मैसेज करें। जायसवाल कोचिंग सेंटर इंस्टाग्राम पेज है, साथ ही साथ फेसबुक पेज भी है। आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन है पूरा आंसर आपको A to Z मिल जाएगा। प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा पूछा जा रहा है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खालिस्तान प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता है। देखिए प्रोत्साहन जो शब्द आता है ना, ये सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है। अब इसमें देखिए पॉजिटिव कौन है, ससौर, सामूहिक, व्यक्तिगत या मौन हो जाएगा। अब प्रश्न को समझिए और फिर आपको ध्यानपूर्वक आपको फीडबैक करना है। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किस प्रकार के पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ देखिए अब संस्कृति का संबंध क्या होता है, हमारी जो संस्कृति परंपराएं हैं इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो संसौर या सामूहिक या व्यक्तिगत या मौन हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तित्व हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने की संस्कृति में विकास के क्रम में व्यक्तित्व प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तित्व इज द राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। बच्चों में अगर मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है, मौखिक भाषा से 2-3 प्रश्न रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। और पिछली बार हिंदी पेडागोजी में इस मौखिक शब्द से जो है 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका, शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, बेहतर तरीका होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। क्योंकि मौखिक भाषा का सतत आकलन कर रहे हैं तो जो विभिन्न संदर्भ में बातचीत होगी तो मौखिक भाषा का आकलन होगा। सबसे बेहतरीन ऑप्शन को हमें चयन करना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होता है, शुद्धवर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख या आशुभाषण की बात हो रही। सभी लोग कमेंट कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं निम्नलिखित से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप पूछा जा रहा है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होता है, सभी लोग बताइए। शुद्धवर्तनी होगा, श्रुतलेख होगा, सुलेख होगा या आशुभाषण होगा। आप देखिए मौखिक अभिव्यक्ति आपने पढ़ा है, शुद्धवर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको आशुभाषण थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इन तीनों से डिफरेंट लग रहा है, मतलब यही सही है। जी हाँ, इनमें से आशु जो भाषण होता है यह मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कहलाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जो चीज़ हम डायरेक्शन बता रहे हैं ये माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है, और यही जो लॉजिकल पॉइंट है जो आपके एग्जाम को फतह करने में हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में अंतर क्या होता है। सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। तो घर की भाषा और विद्यालय यानी कि मातृभाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, सदैव समान नहीं होती है, ना ही सदैव टकराहट से गुजरे, ना ही सदैव अलग होगी। समान हो सकती है, सदैव नहीं लेकिन समान हो सकती है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। सूत्र विधि, व्याकरण विधि, अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा शिक्षण की जिस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है वह हमारी क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि। और ये कई बार MPTET में आया हुआ प्रश्न है, आपके MPTT में आया हुआ प्रश्न है, आपके CTET में आया हुआ प्रश्न है, आपके रीट एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो प्रत्यक्ष विधि याद रखिएगा। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। आप सभी लोग शिक्षक हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो आपके लिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना,
भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। मैं कई बार कहा, जहाँ पे अवसर प्रदान करने की बात किया जाए, आँख बंद के ऑप्शन सही कर लेना, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग के अधिक जो है अवसर प्रदान करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अब आइए जानते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि बहुत अच्छा प्रश्न आप पे पूछा जा रहा है। प्रश्न आप पे पूछा जा रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना मॉन्टेसरी का है, फ्रॉवेल का है, महात्मा गांधी जी का है या किलपैट्रिक का हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये कई बार पूछा गया। अब इन आँख बंद कर आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी। ये शायद एमपी डेट 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न, 11-12 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और काफ़ी सारे अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, सीटेट में भी आया हुआ है, कई बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं, फिर भी ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है। जो प्राथमिक स्तर होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक बच्चों के लिए, भाषा सिखाने का तात्पर्य क्या होता है कि भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य क्या होता है। भाषा सिखाने का तात्पर्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना। क्या ऐसा ही है सभी लोग बताइए। क्योंकि प्राथमिक स्तर में उच्च स्तरीय साहित्य तो नहीं पढ़ सकता, भाषा का व्याकरण सीखना, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि स्पष्ट तो नहीं कर पाएगा। अब दो चीज़ें आती हैं, भाषा का व्याकरण सीखना या भाषा का प्रयोग सीखना। तो अगर प्रयोग सीखना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या सही, आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या होता है। कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य होता है, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करता है, बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो कविता को भावपूर्ण तरीके से अगर पढ़ रहे हैं, ये भी आपके वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना मतलब बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। छंद अलंकार कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानकारी होगी। तो कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे तो बताएंगे छंद को किस तरह पढ़ा जाता है, अलंकार को किस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, तो भावपूर्ण तरीके से पढ़ना मतलब बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देना, और वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, और पीईबी ईएसबी ने इसको सही माना है। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। माध्यमिक, प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में। देखिए जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन जाएंगे, ठीक है, आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपका सपना साकार हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, जब आप विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको उच्चारण सुधारने का कार्य जो है किन कक्षाओं में आपको करना चाहिए, ये आपको नॉलेज भी होना चाहिए, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या वे कक्षा माध्यमिक, प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में होनी चाहिए। सभी लोग बताइए, सभी लोग ध्यानपूर्वक पहले समझिए, फीडबैक कीजिए। तो उच्चारण सुधारने का कार्य सर्वप्रथम पहले ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर पहले उच्चारण शुद्धता तरीके से करने लगेगा, अर्थात प्रारंभिक में ही, तो उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर पहले से उच्चारण शुद्ध पढ़ने लगेगा तो उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला, संस्कृति की दूसरी मंजिल क्या है दोस्तों। जो संस्कृति है, चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ये मॉक क्वेश्चन है। मॉक क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि संस्कृति की दूसरी मंजिल बताइएगा, पहली नहीं। जो हमारी संस्कृति है इसकी दूसरी मंजिल क्या होगी। चिरंतन का मूल्यों का संरक्षण, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल, या उपरोक्त सभी। सभी बताइए, आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, कमेंट कीजिएगा, सोचिए आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे।
और इसका आंसर जानने के लिए अगली क्लास में हम इसका आंसर भी आप लोगों को डिफिनेशन तरीके से बताएंगे कौन सा सही होगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं और 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं और सभी क्लासेज वाइज पार्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो पहले जाइए चैनल में विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट ऑप्शन ऊपर आएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जो प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है और इस बार एमपी टेट एग्जाम को 101% फतेह करना है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए। मिलते हैं आपके इवनिंग के क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।